हे फ्रेंड्स, आज हम डार्केस्ट और इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म 6 ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड थी। उनमें से 2 ऑस्कर जीत चुकी है। पहला है बेस्ट लीड एक्टर के लिए और दूसरा है बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल के लिए। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.4 और कहानी शुरू होती है 9 मई 1940 से, जब हिटलर ने पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे पे आक्रमण किया था और बेल्जियम के बॉर्डर पे उनकी 3 मिलियन के जर्मन ट्रुप्स आक्रमण की तैयारी में खड़े हैं, बाकी बचे यूरोप पे कब्जा करने के लिए। और यहाँ ब्रिटेन में यहाँ की पार्लियामेंट का भरोसा अब खो गया है अपने लीडर और अपने प्रधानमंत्री से, जिनका नाम है नेविल चैम्बरलिन, और उनकी जगह नए प्रधानमंत्री की खोज ऑलरेडी शुरू हो गई है। चैम्बरलिन अगले ही दिन मतलब 10 मई को ही अपना इस्तीफा दे देते हैं और अपनी ही पार्टी के मिस्टर हैलिफैक्स का नाम, जो कि विदेशी सचिव है, उनका नाम सजेस्ट करते हैं। पर हैलिफैक्स प्रधानमंत्री का पद स्वीकारने से मना कर देते हैं। तब चैम्बरलिन कहते हैं कि हैलिफैक्स के अलावा सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसे विपक्ष भी एज अ प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेगा, और नाम बताने से पहले ही सभी लोग उनका विरोध करने लगते हैं। तभी सीन कट हो जाता है और हमारी मुलाकात होती है मिस्टर विंस्टन चर्चिल से, जिनका नाम अगले प्रधानमंत्री के तौर पे लिया जा रहा है और जो ब्रेकफास्ट पे ही वाइन का आनंद ले रहे हैं। उनके पास उनकी नई टाइपिस्ट के ज्वाइनिंग का पहला ही दिन है, जिसका नाम है एलिजाबेथ लेटन, और पहले ही दिन वो उस पे चिल्लाते हैं, उस पे गुस्सा हो जाते हैं और लेटन रोते रोते वहाँ से वापस जाने लगती है। तभी चर्चिल की वाइफ से वो टकराती है और उनको कुछ बताए बिना ही पता चल जाता है कि क्या हुआ होगा। ऊपर जाकर चर्चिल को वो समझाती है कि उनका बर्ताव अब कैसा होना चाहिए, लेकिन नीचे लेटन जाने के लिए बाहर निकल चुकी थी। तभी वहाँ एक पोस्टमैन आता है एक टेलीग्राम लेकर, जो उसके हाथ में थमा देता है। लेटन कुछ कह पाए इससे पहले ही वो पोस्टमैन जा चुका था और ये टेलीग्राम बकिंघम पैलेस से मिस्टर चर्चिल के लिए आया था, तो इसे मिस्टर चर्चिल तक पहुंचाना जरूरी था। फिर वो टेलीग्राम मिस्टर चर्चिल तक पहुंचा देती है और लेटन की जॉब भी अब सिक्योर हो जाती है। वैसे इस टेलीग्राम में किंग जॉर्ज ने चर्चिल को बकिंघम पैलेस में आमंत्रित किया था प्रधानमंत्री का पद ऑफर करने के लिए। अगले दिन पैलेस में किंग जॉर्ज भी चैम्बरलिन से बात करते समय चर्चिल को नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनाने का विरोध करते हैं। किंग जॉर्ज भी चर्चिल को पसंद नहीं करते हैं और आखिरकार पैलेस में मिस्टर चर्चिल की एंट्री हो जाती है और कोई और दावेदार ना होने के कारण किंग जॉर्ज 6 को चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है और प्रधानमंत्री का पद मिस्टर चर्चिल स्वीकार लेते हैं। घर वापस आने के बाद चर्चिल की फैमिली सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर मिस्टर चर्चिल सदन को संबोधित करते हैं और जर्मनी के खिलाफ युद्ध नीति अपनाने की बात करते हैं। चैम्बरलिन और हैलिफैक्स चर्चिल के युद्ध नीति से सहमत नहीं हैं और वो जर्मनी के साथ शांति वार्ता करना चाहते हैं, पर अब चर्चिल के होते हुए ये संभव नहीं है, तो चर्चिल को हटाने के बारे में ये लोग सोचने लगते हैं। अगले दिन लेटन भी अपने नए ऑफिस में चर्चिल के साथ ज्वाइन करके बहुत खुश है। चर्चिल को पता चलता है कि बेल्जियम और हॉलैंड पे कभी भी जर्मनी कब्जा कर सकती है। फ्रांस जर्मनी से हार चुका है और फ्रांस को मदद करने गई ब्रिटेन की 3 लाख से भी ज्यादा सेना पीछे हट रही है। ब्रिटेन अपने ज्यादा फाइटर जहाज वहां भेज नहीं सकता और अपनी बड़ी बड़ी लड़ाकू जहाज भी वहां नहीं भेज सकते, क्योंकि इंग्लिश चैनल मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की खाड़ी में पानी की गहराई कम होने के कारण वहाँ पे बड़े बड़े लड़ाकू जहाज नहीं जा सकते। फ्रांस को और अपने 3 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को बचाने के लिए चर्चिल अपने मित्र राष्ट्रों से भी मदद मांगते हैं, पर उन्हें इस मुश्किल समय में कोई भी मदद नहीं मिलती। सदन के ज्यादातर लोग चर्चिल को नापसंद करते हैं। हैलिफैक्स किंग जॉर्ज के पास जाकर चर्चिल को हटाने की बात करता है। 19 मई को चर्चिल रेडियो पर सीधे प्रसारण में जनता से बात करते हैं और कहते हैं कि अभी फ्रांस ने हार नहीं मानी है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, जबकि फ्रांस हार चुका था और सरेंडर कर चुका था। मतलब उस दिन चर्चिल जनता को झूठा दिलासा दे रहे थे। दूसरे दिन चर्चिल की तस्वीर अखबार में छप जाती है, जिसका कुछ लोग कैसा मजाक उड़ा सकते हैं ये लेटन चर्चिल को बताती है और दोनों बहुत हंसते हैं।
फिर किंग जॉर्ज चर्चिल से बात करते हैं फोन पे और रेडियो प्रसारण में जनता को झूठा दिलासा देने के लिए दोष देते हैं। फिर आता है 25 में, ब्रिटिश, फ्रेंच, बेल्जियम सेना को जर्मनी ने घेर लिया है और सारी ब्रिटिश सेना फ्रांस का एक समंदर किनारे का शहर जिसका नाम डंकर्क है उधर की ओर जा रहे हैं और यहाँ ब्रिटेन की लगभग पूरी सेना वहाँ पर है और 2 या 3 दिनों में ही जर्मनी पूरी ब्रिटिश सेना पर कब्जा कर लेगी और तब जर्मनी ब्रिटेन पे आसानी से कब्जा कर लेगा। तब चर्चिल को पता लगता है कि डंकर्क के कुछ दूर पश्चिम में 4000 सैनिकों की टुकड़ी है। तो चर्चिल प्लान बनाते हैं कि ये 4000 सैनिक जर्मन सेना का ध्यान भटकाएगी और मौका देखकर डंकर्क के बीच से ब्रिटेन अपनी सेना को निकालेंगे। लेकिन हैलिफैक्स कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हैलिफैक्स कहता है कि ब्रिटेन को इटली के साथ मिलकर शांति वार्ता की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन चर्चिल बहुत गुस्से में इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। बाद में चर्चिल अपने मित्र राष्ट्रों से मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। उनका कहना था कि कानून में नए बदलाव के कारण ब्रिटेन की कोई भी मदद नहीं कर सकते और चर्चिल बहुत हताश हो जाते हैं। फिर चर्चिल उन्होंने जैसा सोचा था ठीक वैसा करने की ठान लेते हैं और उन 4000 सैनिकों के लीडर को आदेश देते हैं कि आम मछुआरों की नावें मांगो जो फ्रांस तक जा सके और अपने जवानों को वापस ला सके। अब ब्रिटेन के आम मछुआरे और उनकी छोटी छोटी नावें ब्रिटेन के 3 लाख से भी ज्यादा जवानों को बचाकर घर वापस लाएंगे जो डंकर्क में फंसे हुए हैं और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डायनामो का नाम दिया जाएगा। अगले दिन चर्चिल किंग जॉर्ज से मिलते हैं लंच के मौके पर। चर्चिल एक शराबी के तौर पे लोगों में मशहूर है, सो वो किंग जॉर्ज के साथ भी लंच के मौके पे शराब पीते हैं। वैसे किंग जॉर्ज भी चर्चिल को पसंद नहीं करते और प्रधानमंत्री के तौर पे वो भी हैलिफैक्स को देखना चाहते थे। अगले दिन तक स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। डंकर्क में फंसे 3 लाख से भी ज्यादा सैनिक जर्मन सेना के ठीक निशाने पर है और मीटिंग में हैलिफैक्स शांति वार्ता की फिर से बात करता है, पर इस बार भी चर्चिल इस प्रस्ताव को साफ साफ मना कर देते हैं। चर्चिल कहते हैं अगर हम हारेंगे तो भी लड़कर हारेंगे, लेकिन कोई शांति वार्ता नहीं करेंगे और अपने राष्ट्र की आजादी नहीं खोएंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। फिर भी हैलिफैक्स शांति वार्ता के बारे में तरफदारी करते हैं, पर चर्चिल कहते हैं कि तुम एक शेर से सौदा नहीं कर सकते, वो भी तब जब तुम्हारा सर उसके मुंह में है, और गुस्से में मीटिंग छोड़कर बाहर चले जाते हैं। फिर भी हैलिफैक्स उनके पीछे जाकर कहता है कि आज ही अगर शांति वार्ता के लिए मंजूरी नहीं दी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। फिर हैलिफैक्स चेम्बरलिन से मिलता है और कहता है कि पहले मैं इस्तीफा दूंगा फिर तुम दे देना। फिर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव रखेंगे जिससे कि चर्चिल को प्रधानमंत्री पद से हटाया जा सकेगा और उनको यकीन है कि इसमें किंग जॉर्ज भी उनका साथ देंगे। डंकर्क में फंसे सैनिकों को बचाने के लिए आम मछुआरों की नावें मांगने के लिए रोज रेडियो पे ब्रॉडकास्ट दिया जा रहा है, पर अब कहीं ना कहीं चर्चिल का हौसला भी डगमगाने लगा है और वो ब्रिगेडियर निकोलसन को खत लिखते हैं और सूचित करते हैं कि ब्रिटेन अपने सैनिकों को जो जर्मनी के निशाने पे हैं उन्हें वहां से निकाल नहीं पाएंगे। और ये आखिरी शब्द टाइप करते समय लेटन के हाथ रुक जाते हैं और आंखों से आंसू निकल आते हैं। चर्चिल भी भावुक हो जाते हैं और लेटन से बात करते हैं। लेटन उन्हें पूछती है कि कितने आदमी जिंदा डंकर्क से वापस लौट पाएंगे। तब चर्चिल लेटन को एक मैप दिखाते हैं और बताते हैं कि फ्रांस के सारे बंदरगाह पर जर्मन सेना ने कब्जा कर लिया है और सिर्फ वहां पे डंकर्क और पश्चिम में कैलाइस बंदरगाह को छोड़कर दोनों जगहों पर ब्रिटिश सेना घिर चुकी है। इसके बावजूद उन्हें कहा गया है कि कोई चमत्कार ही ब्रिटिश सेना के सिर्फ 10% जवानों को बचाकर वापस ला सकता है और इसके लिए उनके पास सिर्फ 1 या 2 दिन है। ये सुनकर लेटन अंदर से टूट जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रिगेडियर निकोलसन जो फ्रांस के कैलियोस में है और जर्मन सेना को डंकर्क की ओर बढ़ने से रोक रहे हैं, उन्हें चर्चिल का खत मिलता है कि ब्रिटेन उन्हें वहां से निकाल नहीं पाएगा। ये सीन इस फिल्म का सबसे भावुक सीन है
और इसके तुरंत बाद कैलाइस भी जर्मनी के हवाई हमले से ज्यादा देर तक बच नहीं पाता और वहां फंसे सैनिक वापस ब्रिटेन को कभी नहीं मिल पाते। चर्चिल हताश है, निराश है और उदास है। वो तभी कॉल करके मछुआरों के नावों के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन अभी पर्याप्त नावों का इंतजाम नहीं हुआ है। अगले दिन मतलब 27 मई को चर्चिल को खबर मिलती है कि बेल्जियम भी हार गया है और आधी रात को आत्मसमर्पण करेगा। फ्रांस भी जल्दी ही करेगा। इस खबर ने चर्चिल को और ज्यादा अंदर से तोड़कर रख दिया है। अगली मीटिंग में चर्चिल को बताया जाता है कि ब्रिटेन की हार निश्चित है। हैलिफैक्स कहता है कि इटली जर्मनी और ब्रिटेन के बीच शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, पर अभी भी चर्चिल शांति वार्ता के खिलाफ है। पर चेम्बरलिन और हैलिफैक्स शांति वार्ता के लिए दबाव बनाते हैं। तो चर्चिल कहते हैं कि अगर जर्मनी ब्रिटेन की आज़ादी नहीं छीनेगा तो वो जर्मनी की शर्तें सुनेंगे और बाद में फैसला लेंगे। फिर उसी शाम चर्चिल शांति वार्ता के बारे में सदन को संबोधित करने वाला भाषण की तैयारी करते समय सामने पड़े न्यूज़पेपर में हिटलर की तस्वीर देखकर अपना आपा खो देते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। अंदर से चर्चिल टूट चुके हैं। वो लड़ना चाहते हैं, पर अगर शांति वार्ता नहीं होगी तो लाखों आम नागरिक मारे जाएंगे इस लड़ाई में। इसीलिए सदन के सभी लोग लगातार दबाव बना रहे हैं। तब लेटन उनसे फिर से बात करने लगती है और उनके सामने रखा फोटो देखकर चर्चिल उससे पूछते हैं। तो लेटन बताती है कि वो उसका भाई है और वो डंकर्क की ओर भाग रहा था, पर वहां पहुंच नहीं पाया। तब चर्चिल बहुत भावुक हो जाते हैं और लेटन भी। चर्चिल का मन दुविधा में है। वो बहुत हताश है और अकेले छत पे बैठ के इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने देश को जर्मनी से नहीं बचा पाएंगे। इतने निराश, इतने हताश शायद वो इससे पहले कभी नहीं थे। अगले सीन में हम देखते हैं अपना देश दुश्मन के ठीक निशाने पर है। देश की पूरी सेना कई मील दूर दुश्मनों ने घेर ली है। इस कठिन प्रसंग का सामना कैसे करना है, इस प्रश्न से चिंतित बकिंगहम पैलेस में किंग जॉर्ज 6 भी गुस्से में है और तभी वो चर्चिल से भी मिलने आते हैं। पर चर्चिल खुद हार चुके हैं और अपना मनोबल खो चुके हैं। जैसे तैसे खुद को संवार के वो किंग जॉर्ज के सामने आते हैं। अब तक जो किंग चर्चिल का विरोध और उस पे शक करते रहे हैं, वो आज चर्चिल को समर्थन देने आए हैं। किंग भी शांति वार्ता नहीं चाहते, ना ही अपने राष्ट्र की आजादी खोना चाहते हैं। इसलिए चर्चिल के युद्ध नीति को किंग जॉर्ज 6 अपना समर्थन देने आए हैं। वो चर्चिल को लोगों के बीच जाकर उनकी राय मांगने की भी सलाह देते हैं। तभी ऑपरेशन डायनामो के लिए 800 नावें जमा होने का मैसेज चर्चिल को मिलता है और वो सारे अब डंकर्क की ओर अपने जवानों को वापस घर लाने के लिए निकल पड़े हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चर्चिल अपने गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और जब सिग्नल पे गाड़ी रुक जाती है तो अचानक चर्चिल गाड़ी से उतरते हैं और भीड़ में गायब हो जाते हैं और वहां से वो सीधे अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं। और इधर सदन में चर्चिल के अनुपस्थिति में मुसोलिनी को खत लिखा जा रहा है जो शांति वार्ता के संदर्भ में है। और इधर चर्चिल अंडरग्राउंड रेलवे में लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। सारे लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। धीरे धीरे चर्चिल लोगों से बातचीत करने लगते हैं और उनमें घुलने मिलने लगते हैं और बातों ही बातों में लोगों से उनकी राय पूछते हैं। वहाँ के सारे लोग कहते हैं हम लड़ेंगे, हार तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम जिंदा हैं। अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि किंग जॉर्ज भी लड़ना चाहते हैं और ग्रेट ब्रिटेन की जनता भी लड़ना चाहती है। कोई भी शांति वार्ता नहीं करना चाहता, कोई भी जर्मनी और हिटलर के आगे झुकना नहीं चाहता। मिस्टर चर्चिल वहां से सीधे कैबिनेट को संबोधित करने आते हैं और सबसे कहते हैं कि देश की जनता हिटलर के सामने आत्मसमर्पण और शांति वार्ता नहीं करना चाहती और ये शांति वार्ता नहीं होगी। हम सब लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और उनमें से कुछ लोगों के नाम भी वो बताते हैं जिनको उन्होंने ट्रेन में बात की थी। और इस बार पूरा कैबिनेट भी चर्चिल का साथ देता है और शांति वार्ता के खिलाफ हो जाता है। चर्चिल की भावनाएं किंग, जनता और कैबिनेट समझ चुकी है और अब सभी लोग चर्चिल के साथ है।
चर्चिल के साथ हर कोई अपने देश के लिए लड़ना चाहता है और आखिरकार हैलिफैक्स और चेम्बरलिन को भी मानना पड़ता है कि अब कोई भी शांति वार्ता नहीं होगी। चर्चिल तुरंत पूरे सदन को संबोधित करने की तैयारी करते हैं और सदन को आत्मविश्वास दिलाते हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे भी, हार के आत्मसमर्पण कभी नहीं कर सकते। उनका ये भाषण बहुत भावनिक और आत्मसम्मान से भरा हुआ है और आत्मविश्वास पैदा करने वाला है। और अब पूरा सदन भी चर्चिल के साथ है। वहाँ डंकर्क में जो लड़ाई चल रही थी, ठीक वैसी ही लड़ाई यहाँ चर्चिल जीत चुके हैं और आखिरकार ऑपरेशन डायनामो में डंकर्क में फंसे सारे ब्रिटिश सैनिकों को बचा लिया गया। जहाँ सिर्फ 10% सैनिकों को बचने की संभावना थी, वहाँ 100% सैनिकों को बचाकर वापस घर लाने में चर्चिल कामयाब हो गए हैं। नेविल चेम्बरलिन 6 महीने बाद उनकी बीमारी के कारण मारे जाते हैं। वॉर कैबिनेट से हैलिफैक्स को निकाल दिया गया है और वॉशिंगटन भेज दिया गया है। 5 साल बाद 8 मई को ब्रिटेन और उनके मित्र राष्ट्रों ने इस युद्ध में जीत की घोषणा कर दी। विंस्टन चर्चिल कहते हैं, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। मतलब सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है, यह जारी रखने के लिए साहस है जो कि मायने रखता है। वैसे चर्चिल का इंडिया से भी काफी गहरा ताल्लुक है। ये वही चर्चिल है जिन्होंने गांधी को अदनंगा उपद्रवी फकीर कहा था। 1943 के अकाल और भुखमरी का जिम्मेदार भी चर्चिल को ही कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडिया में अनाज भेजना बंद कर दिया था और वो अनाज अपने और अपने मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को भेजा जा रहा था। 1943 में बंगाल में भुखमरी से 43 लाख लोग मारे गए थे और ये वही चर्चिल है जिन्होंने कहा था कि अगर खाने को अनाज नहीं है तो गांधी अब तक जिंदा कैसे हैं। आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ब्रिटेन के सबसे काले समय से, मतलब डार्केस्ट आवर से ब्रिटेन को चर्चिल ने कैसे बाहर निकाला, इस घटना की ये कहानी है ये फिल्म। इस फिल्म में लीड एक्टर गैरी ओल्डमैन की एक्टिंग देखने लायक है। जिन्होंने डंकर्क मूवी देखी है उन्होंने ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ऐसे ही और फिल्मों की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।